लोग ये भी कहते हैं कि अनिल मिश्रा जी एक दबंग मुखिया है, मतलब एक कहा सकता है कि उनका एक अपना वर्चस्व है। क्या है? नहीं, देखिए, वर्चस्व कभी भी आपका समाज में बनता है तो जनता की ताकत अगर आपके पीछे खड़ी होती है तो निश्चित रूप से आप ताकतवर होते हैं। जब आप काम करते हैं मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर या फिर आपने मुखिया के तौर पे काम किया, कौन सा काम आपको लगा कि शायद ये एक बहुत चैलेंजिंग काम था? वहां आपको लगा कि यार अगर मैं मुखिया की जगह विधायक होता, अगर मैं कुछ ऐसे पद पे होता तो शायद मैं ये काम कर पाता। कभी ऐसा लगा आपको कोई काम? बहुत बहुत बार लगा। देश की बात कर रहे हैं जो सुपर पावर है, जो थर्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड की बात हो रही है। देखिए, कुछ पार्टियों का यह सगल रहा कि वो, देखिए, शहर से प्रत्येक व्यक्ति को काम है, शहर में प्रत्येक व्यक्ति को आना है। पार्टियां क्या करती है? राजनीतिक पार्टियां जो शहर के विकास, शहर को चमकाती है, गांव को कोई देखने वाला नहीं है, और सिर्फ शहर को चमका करके ये लोग वोट लेते हैं। यह बात आप गारंट, क्योंकि आप शहर में जाते हैं, लगता है कि अरे बाप, मधुबनी विकास की तरफ है, दरभंगा विकास की तरफ है, पर मुजफ्फरपुर में एक क्रांति हो रही है, लोग स्मार्ट सिटी बन रहा है। हमको स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज चाहिए। मतलब ये है कि पंचायती राज सिस्टम के शुरू होने के बाद ये सिस्टम कहीं और गया नहीं, आप ही के घर में सीमित रह गया है। कितनी बड़ी विडंबना है बिहारियों के साथ। हम ट्रेन में ठुसा के जा रहे हैं, हम गिर रहे हैं, मर रहे हैं। को ट्रैप कर दिया गया। क्या लगता है ये जो चीज, क्योंकि बार बार हम लोग कहते हैं, कई बार विपक्ष ये इल्जाम लगाता है कि भाई ईवीएम हैक किया गया। ऐसा लगता है कि जैसे माइंड हैक। देखिए सब कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं। कहा जाता है कि किसी सत्ता पर अगर काबिज होना है, किसी समाज पर काबिज होना है, या किसी स्टेट पर, किसी देश पर कब्जा करना है, तो सबसे पहले उसके ज्ञान का जो स्रोत है उसको खत्म कर दो। चूंकि आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, क्या ये वोट सिर्फ आपको अपनी कम्युनिटी का मिल रहा है? नहीं। जहां तक मुझे जानकारी मिली कि भाई तमाम धर्म मजहब के लोग आपको वोट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं बिहार में विधानसभा का चुनाव बस 2 हफ्तों के बाद है। हम अपनी पॉडकास्ट सीरीज को आगे लेकर के चल रहे हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान अनिल मिश्रा जी हैं। आपको बता दें, अनिल मिश्रा जी जन स्वराज पार्टी, तमाम लोग इस पार्टी से वाकिफ होंगे। प्रशांत किशोर ने एक पदयात्रा की, इसके बाद उन्होंने एक पार्टी बनाया जिसका नाम जन स्वराज पार्टी है, और उसी पार्टी से मधुबनी विधानसभा से हमारे साथ प्रत्याशी हैं अनिल मिश्रा जी। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनकी जिंदगी क्या रही है और आने वाले वक्त में वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। बहुत सारी बातचीत होगी हमारी। बहुत स्वागत है सर आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अनिल जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको, जन स्वराज पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है जी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप एक पूरे विधानसभा के लीडर बनने जा रहे हैं, लोग ये जानना चाहेंगे कि भाई अनिल मिश्रा कौन है, कहाँ जन्म हुआ, क्या कुछ रहा है? थोड़ा सा, बहुत कम डिटेल ही सही, मतलब कम वक्त में ही, मैं थोड़ा बचपन के बारे में आपका। देखिए, हमारा जन्म यही मधुबनी में ही हुआ है, और हमारे पिता सीपीआई के जाने माने लीडर थे, कामरेड राजकुमार मिश्र, स्वर्गीय कामरेड राजकुमार मिश्र, और मधुबनी की माटी में रह करके यहीं के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। दूसरा कोई बिजनेस, कोई किसी तरह की नौकरी नहीं थी, और दिन रात सीपीआई में थे और सीपीआई में जुड़े रहे, और सीपीआई के बड़े लीडरों में उनका नाम शुमार था। स्टेट लेवल के भी उन कमिटियों में रहे, और यहीं मेरा जन्म हुआ। मेरी शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई, और कहीं बाहर नहीं गए पढ़ने, और यहीं मैं पढ़ा। जनता हाई स्कूल बिलवार से हमने मैट्रिक की परीक्षा पास की। थ्रू आउट हमने आरके कॉलेज से अपनी डिग्री की है, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, और यहीं के हम रहे हैं और यहीं काम करते रहे हैं। और वर्तमान में मैंने 62, 68, 78 2 बार हमारे पिताजी बने। पंचायती राज व्यवस्था के बाद हमारे पिताजी मुखिया रहे, और 97 टिल डेथ, मृत्यु उपरांत भी वो मुखिया ही थे। और जब 2001 में सरकार ने पंचायती राज संशोधन किया, कि 2001 में जब चुनाव हुआ
नए पंचायती राज व्यवस्था में, तो मैं मुखिया बना। उस समय हमारी उम्र करीब 27-28 साल थी। उस समय मैं मुखिया बना, और आज के डेट तक पंचायत में नेतृत्व करता हूँ। अब वर्तमान में हमारी पत्नी मुखिया है। 3 बार मैं स्वयं रहा, 2001, 2006, 2011 और 2016 में हमारी पत्नी मुखिया हुई, और 2021 में फिर हुई। अभी तक हमारी पत्नी मुखिया है। मतलब ये है कि पंचायती राज सिस्टम के शुरू होने के बाद ये सिस्टम कहीं और गया नहीं, आप ही के घर में सीमित रह गया है। देखिए, अगर आप निश्चित रूप से देखिए कि क्या होता है कि राजनीतिक जीवन में आप किसी पद पर जाते हैं, और पद पर जाने के बाद जनता को भूल जाइएगा, तो फिर अगली बार जब उसकी जनता का मौका आएगा तो उसको उतारने में भी वक्त नहीं लगता है। लेकिन हमारे पंचायत की आदरणीय जनता है, कम से कम इतना इज्जत से नवाजती है हमको कि हर बार। और आपको ये बात बता दूं कि मैं पंचायत चुनाव में कहीं घूमता भी नहीं हूँ, और हमारी पत्नी भी नहीं घूमती है। हमारे लिए लोग घूमते हैं। और देखिए, विरोध कहीं अगर सापेक्ष है, सब विरोध तो होता ही है, सब चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, लेकिन सिरे से 2001 से ही हमारे विरोध में जो भी नॉमिनेशन किए तो जनता नकारी, और एक बड़े अंतर से हम जीतते आए हैं। और जनता हमारे दरवाजे तक आती है, जबरदस्ती उठा कर ले जाती है, नॉमिनेशन करवाती है, और फिर पुनः सारा इलेक्शन। और आपको अभी के युग में नॉमिनल हमारा खर्च है, पर्चा में हो या पोस्टर में हो, उपहार जनता को हम नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बाकी जितना भी चुनाव में खर्चा आता है हमारी जनता करती है, और हमारी जनता चुनाव लड़ती है। हमारे पंचायत के लोग इतने एग्रेसिव होकर वोट डालते हैं कि आप समझ लीजिए कि 600, 700, 800 का अंतर रहता है हमारा। और सारे लोग 700 मार्जिन से, जी। कितना वोटर है टोटल? हाँ, हमारे यहाँ करीब 6000 वोटर है, तो जिसमें से लगभग हमको लगता है कि 4500, 4000, 4200 करीब कास्ट होता है। अच्छा। और उसमें हमारे जीत का मार्जिन 700, 600 सबसे लास्ट बड़ी मार्जिन है। हाँ। चूंकि आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, क्या ये वोट सिर्फ आपको अपनी कम्युनिटी का मिल रहा है? नहीं। यहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि भाई तमाम धर्म मजहब के लोग आपको वोट कर रहे हैं। देखिए, हमारी कम्युनिटी की बात जो कीजिएगा तो कहा जाता है कि जो हमारी जो कम्युनिटी है उसमें इतना जेलसी होता है। हम आपको स्पष्ट बात बता रहे हैं कि थोड़ा ये सिस्टम है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए 6 उम्मीदवार हो जाते हैं, तो किसी भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे लोग लगे रहते हैं। तो वही होता है। लेकिन चूंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो सबको ही जानता है कि हमारे पिताजी एक बात कहा करते थे कि अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, लोग के दरवाजे दरवाजे जा करके। आदमी इस संसार में वही है जो दूसरों के लिए जीता है। तो बचपन से यही मूलभूत मंत्र कान में पड़ा, यही बात कान में डाला गया कि दूसरों के लिए जीना है। उसी दूसरों के लिए चूंकि अब जीते हैं, हमारा भी कोई बिजनेस नहीं है, हमारा भी कोई काम नहीं है, हम नौकरी करते हैं। एक सगल है 5 बजे सुबह से लेकर के और अपने सोने के समय तक, लेट नाइट तक। कभी भी आप हमारे यहाँ 5 बजे जाइए तो हमारे यहाँ 2 व्यक्ति, हम भले ही सोए ही रहे तो लोगों के आवाज से हम जगते हैं। कोई कॉल बेल नहीं है, लोग चिल्लाकर हमको उठाते हैं। और 5 बजे सुबह में हमारे यहाँ 2 व्यक्ति जरूर मिलेंगे जिनकी समस्याएं रहती है। और कभी भी ना हमारा अगर कोई भूल से हम किसी का फोन नहीं उठाते हैं तो हम तुरंत देखते के साथ ही कॉल बैक करते हैं। और लगता है कि हमारी अगर किसी को जरूरत है, अगर सडन किसी को जरूरत है तो हम तुरंत पूरा करते हैं। इसलिए लोग इतना, और पंचायत के लोग ही नहीं, हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि आप पूरे मधुबनी जिला की बात बता रहे हैं, मधुबनी विधानसभा की बात भी नहीं करें, पूरे जिला की। हम वो चाहे बिस्वी के रहने वाले हों या फिर वो फुलपरास के रहने वाले हों, जहां हमारी जरूरत महसूस हुई होगी, लोग हमको खोजे होंगे, हम समय उनको अपना समय दिए होंगे, उनके लिए खड़े हुए होंगे। काम हो नहीं हो, जो संभव है हमने किया होगा। लोग ये भी कहते हैं कि अनिल मिश्रा जी एक
दबंग मुखिया है, मतलब एक कहा सकता है कि उनका एक अपना वर्चस्व है, क्या है? नहीं, देखिए, वर्चस्व कभी भी आपका समाज में बनता है तो जनता की ताकत अगर आपके पीछे खड़ी होती है तो निश्चित रूप से आप ताकतवर होते हैं। पैसे से कोई ताकतवर नहीं होता है, न कोई संपत्ति से ताकतवर होता है। हमारे पास बहुत संपत्ति भी नहीं है। हमारा नॉमिनेशन ऑफ फॉर्म देखिएगा, हमको लगता है कि मधुबनी में जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे, हाँ, सबसे कम माने सबसे गरीब हाँ, गरीब प्रत्याशी हैं हम। और हम तो कम्युनिस्ट पार्टी पैटर्न पर चुनाव लड़ने वाले हैं, एक वोट और एक नोट पर लड़ने वाले हैं। अब एक नोट का जमाना तो नहीं है, लेकिन हम तो मांग करके, हम तो गमछा ओढ़ के चलते हैं। और तीसरी बात है कि दबंग शब्द अगर कोई कहता है और कहीं से ये बात है तो निश्चित रूप से जनता दबंग होती है। और जनता का जब आपके पीछे अगर ताकत लगेगी तो नेचुरल है कि आप स्वतः अपने आप दबंग छवि आपकी बन जाएगी। और जनता, और कभी भी इतना तो है हम में, इतना तो लोग हम में विश्वास है कि किसी भी चौक पर खड़े हो जाए तो 2000 आदमी, 1000 आदमी हमारे पीछे तो निश्चित रूप से खड़ा हो जाएगा, यह तो तय बात है। और कई बार लोगों ने देखा भी है। और एक अमिताभ बच्चन का एक मशहूर कहावत है कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो हम तो अमिताभ बच्चन नहीं हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हम आपको जमीन पर, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू कर दे सकते हैं, ये बात जरूर है। एक बात मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आपके पॉलिटिकल करियर पे बात करेंगे, उससे पहले चूँकि आपने जो करियर एज ए पंचायती राज में आप मुखिया के तौर पर आपने शुरू किया, जब आप काम करते हैं मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर या फिर आपने मुखिया के तौर पे काम किया, कौन सा काम आपको लगा कि शायद ये एक बहुत चैलेंजिंग काम था? वहाँ आपको लगा कि यार अगर मैं मुखिया की जगह विधायक होता, अगर मैं कुछ ऐसे पद पे होता तो शायद मैं ये काम कर पाता, कभी ऐसा लगा आपको कोई काम? बहुत बार लगा। बहुत बार लगा। और इसका मूल बात बताते हैं कि आपने, अब तो उम्र में छोटे हैं, आपने जो अभी तक गरीबी देखी है वो कुछ नहीं देखी है। गरीबी वहां है, आप चले जाइए किसी हमारे महादलित के टोला में, गरीबी क्या होती है, कैसे वो जूझता है। हमारे बच्चे हैं, आप भी बच्चे हैं, हमको लगता है कि ठंड का जब समय आएगा तो अगर घर से निकलिएगा बाहर तो हमको लगता है कि जूता खोजिएगा, पहले चादर खोजिएगा, अगर नहीं मिला हड़बड़ी में तो चादर कम से कम जो भी मिलेगा उसको लपेट कर जाइएगा। और जब आप जाइएगा किसी महादलित टोला में तो उसको, आज के युग में भी उसको चादर नहीं है। ठंड से अगर कभी आवाज दीजिएगा तो जो लोग अंगोछा जिसको बोलते हैं, उस अंगोछा को देह पर लपेट करके सिकुड़ता हुआ, और महिलाएं जो महादलित टोला की हैं तो उसको तो आप समझिए। देखिए, कुछ बदलाव है, लेकिन अभी भी 75%, 80% परिवार ऐसे हैं जिनको कपड़ा नहीं है ठीक से, एक ही कपड़ा लगातार पहनते आ रहे हैं। जब उस देश की बात कर रहे हैं जो सुपर पावर है, जो थर्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड की बात हो रही है, देखिए कुछ पार्टियों का यह सगल रहा कि वो, देखिए, शहर से प्रत्येक व्यक्ति को काम है, शहर में प्रत्येक व्यक्ति को आना है। पार्टियां क्या करती है, राजनीतिक पार्टियां जो शहर के विकास, शहर को चमकाती है, गांव को कोई देखने वाला नहीं है। और सिर्फ शहर को चमका करके ये लोग वोट लेते हैं। यह बात आप गारंट, क्योंकि आप शहर में जाते हैं, लगता है कि अरे बाप, मधुबनी विकास की तरफ है, दरभंगा विकास की तरफ है, मुजफ्फरपुर में एक क्रांति हो रही है, लोग स्मार्ट सिटी बन रहा है। हमको स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज चाहिए, हमको स्मार्ट गांव चाहिए। यहाँ तो स्मार्ट गांव बनाने पर किसी की सोच नहीं है। और होता क्या है कि शहर को चमकाते हैं और गांव को छोड़ देते हैं। हम तो बताए ना, बहुत चैलेंजिंग स्थिति है। कहीं विकास अगर कितना हुआ है यह देखना है तो गांव के तरफ बढ़िए। आज भी गांव, आजादी के बाद गांव जहां से चला था, गांव वही है। गांव की स्थिति नहीं बदली, गांव की स्थिति नहीं बदली। लोग, क्या होता है, इसी शहर को देख करके सारे लोग अपने रोजी रोटी के तलाश में गांव से पलायन कर गए। लोग, गांव में आदमी नहीं मिलता है,
गांव के लोग, अब देखिए कि आप गांव में अभी जा रहे हैं, हम घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, तो वहां होता क्या है कि बूढ़े मिलेंगे, ओल्ड एज लेडी हमारी मिलेंगी और माताएं मिलती हैं। वहाँ यह कहने के लिए नहीं है, या अगर कोई लेडी मिलती हैं तो जिनके पति यहाँ नहीं रहते हैं तो कहते मुंह ढक कर बाहर आती है और कहती है अपने नहीं छथिन, अपने तो बाहर रही छथिन, बुआ अति ओ एथिन तकरे ने कोनो गप हेते, तो ऐसा ऐसा कहती है। मतलब आपको लगेगा कि शहर के लोग तो किसी तरह अपना जीवन यापन कर लेते हैं, खुमचा लगा करके, मूंगफली तक बेच करके अपना जीवन निकालते हैं। लेकिन आप गांव में जाइए, वहां तो मूंगफली बेचने का भी साधन नहीं है, और वो लोग इतने अभाव में जीते हैं, और माने समझिए कि वो लोग शाबाशी देने लायक है, कैसे जूझते हैं। मतलब ये तय है लगभग कि गांव में आज भी गुर्बत है हिंदुस्तान में। अरे माने इतनी है कि हम लोग क्या अपेक्षा करेंगे, हमको खुद हम भी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन जब सुदूर जाते हैं वैसे वैसे टोलों में, दलित बस्ती, महादलित बस्ती में कोई बदलाव जिंदगी में नहीं है, और आप 4 किलो अनाज दे करके उनको कैद करके, उसको बंधक बना करके, उनकी मानसिकता ये हो गई है कि कुछ हो नहीं हो 4 किलो मिलता है ना। अब समझिए कि कहां से स्टार्ट हुआ। सरकार भी ये बताती है ना कि भाई हम दे रहे हैं खाने के लिए। अब जैसे हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनका अभी हाल ही में अभी आप सुने कितना गैर जिम्मेवार ना उनका बयान है। सरकार किसी पार्टी के बाप का है, किसी का खरीदा हुआ है, जो हमारी सड़कें खरीदी हुई है हमारे वैल्यूएबल टैक्स से, हमसे आप पैसा वसूलते हैं। वो तो एक गरीब आदमी अगर मुझे लगता है 3 रुपए का बिस्किट भी खरीद रहा है, वो भी टैक्स दे रहा है। आप सोच लीजिए। अब एक बीच में हम आपको जब उनकी बात आई है, हमारे आदरणीय सांसद महोदय की, मैं बताता हूं, उनको पिछला दिन याद नहीं है, और हम लोग जब बहुत छोटे थे तो पहली बार जब हम चुनाव जीते थे तो हमारे आदरणीय सांसद महोदय के पिताजी हमारे यहाँ गए थे। हाँ, आदरणीय हमारे गार्जियन है गुमदेव जी हमारे यहाँ गए थे बधाई देने, सांसद थे तो, और अपने साथ लेकर के हमको घूमे थे। हम जबकि 2 ध्रुव के व्यक्ति थे, वो हम वामपंथी थे और वो दक्षिणपंथी हैं, लेकिन हमको साथ लेके घूमे थे और हमको कहे थे कि तुम्हारे उम्र में हम भी मुखिया हुए थे, देखो हम सांसद हो गए, तुमको भी आगे बढ़ना है। हमको वो आशीर्वाद दिए थे। उन्हीं के लड़के हमारे सांसद महोदय हैं। इतना गैर जिम्मेवार ना बयान उनसे उम्मीद नहीं करते, बैठे हुए व्यक्ति से हम उम्मीद नहीं करते हैं। कितनी घटिया बात उन्होंने कही है। उनको नहीं मालूम है कि कितना टैक्स पे, कितने बड़े टैक्स पेयर हैं, और हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, हमारे पैसे से सड़कें बनती है। हमको नहीं मालूम है। आप क्या समझाना चाहते हैं? आप नीचा दिखाना चाहते हैं? सड़कें आप बनाते हैं, कोई भी सरकार रहेगी तो सरकार बनाना आपका काम है, आपको बनाना होगा, सड़कें बनानी होगी। आप नहीं बनाइएगा तो आपको गद्दी से उतार दिया जाएगा, और कुछ भारतीय राजनीति है, गलती है। वैसे बयान देने वाले नेता को कान पकड़ के गद्दी से, पद से उतार देना चाहिए। मैं यह बात बता रहा हूँ, ये बहुत खराब बात उन्होंने बोला है। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए थी कि इस तरह का बयान देने पर ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसे। खैर बात करेंगे अनिल जी, चूंकि आपका भी अभी बहुत कीमती वक्त है। पॉलिटिकल करियर, चूंकि आप एक पंचायती राज से जुड़े हुए व्यक्ति थे, आपने अचानक एक बड़ा फैसला लिया, और ये फैसला मुझे लगता है कि आपके लिए भी व्यक्तिगत तौर पे एक बड़ा फैसला इस वजह से रहा होगा क्योंकि देश में बहुत सारी पार्टी थी, बड़ी नेशनल पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, अभी भाजपा के बारे में आपने जिक्र किया। इसके अलावा अगर आप क्षेत्रीय दल की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, जो बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से एक्टिव है। ऐसे में आपने जनसुराज को चुना, प्रशांत किशोर को चुना, जो अभी हाल ही में कह सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी बनी, और जो लोग कहते हैं गांव की भाषा में कि जुम्मा 8 दिन हुआ सियासत में आए, और आपने उनके साथ सियासत करना शुरू कर दिया। क्या फैसला लिया, क्यों लिया इस तरह का? देखिए 2014 में जब एक व्यक्ति का हमने नाम सुना,
उससे पहले हम जब गुजरात से लोग आते थे तो बताते थे कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरी है। तो जो हमने पता किया कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किसने सुधारी, कौन काम कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उसी समय आया कि वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बिहारी ही है। तो बड़ा ये हुआ, रिसर्च करने का मन हुआ कि अब आखिर वो कौन व्यक्ति है। तो नाम आया कि प्रशांत किशोर नाम के व्यक्ति वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को ही बदल दिया है। और ठीक है, ये बात समझे कि कोई प्रशांत किशोर जी हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बड़ा काम करने का तरीका वो है, और उनको यूएनओ से उठा कर लाया गया है। कहीं साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे, जो हमने सुना वो बता रहे हैं। उसके बाद दूसरी बार उनका नाम का एक आया कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे, तो उस समय उनका नाम आया और उन्होंने कंधा लगाया और उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक वो प्रशांत किशोर जी ले गए। तो एक पूरे देश स्तर पर उनका नाम गया। तो पहली बात तो ये हुई कि उन पर विश्वास हुआ कि वो व्यक्ति एक कैपेबल है, कि भाई कैपेबल है, कुछ कर सकते हैं। जो एक स्टेट से भारत के सबसे संवैधानिक पद पर, मजबूत पद पर ले जा सकता है। तो एक आकर्षण बढ़ा उस व्यक्ति के। बाद में जो देखा कि 12 स्टेटों में विभिन्न जगह पर घूम कर मंत्री वगैरह बनाने में घूमा। और सबसे अच्छी बात लगी, कभी अपने सिद्धांतों से समझौता वो व्यक्ति नहीं किया। तो चाहे नरेंद्र मोदी हो, कोई भी दबाव डाले हो, तो जहां उनको लगा कि हमारा देश आगे बढ़ने के लिए ये काम देश को करना चाहिए या हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, तो उन्होंने उनको अपना सजेशन दिया। मानना नहीं मानना उनका काम था। और जब वो नहीं माने तो उनको भी छोड़ा है। नहीं तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पीएम हाउस में रहता था, आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ रहता था, और वह व्यक्ति एक झटके में प्रधानमंत्री निवास साथ रहते थे। आप पता कर लीजिए, वो उस पीएम हाउस में रहते थे। उस पीएम हाउस को एक झटके से छोड़ने वाला व्यक्ति, अपने थ्योरी से सीधा समझौता नहीं करने वाला व्यक्ति, और विभिन्न स्टेटों में घूम करके जो बड़े बड़े राजनेता थे, उनके मुख्यमंत्री उनके लिए कैंपेनिंग करना, वो अपना एक तरीका से स्टार्ट किया। तो जब 12 स्टेटों में किया, 11 मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया। उसमें बनाने में कंधा लगाया। बनाती तो जनता है, उतारती जनता है। स्ट्रेटेजी होता है, कंधा लगाने की बात होती है। तो जब लगाया, और जब बिहार के लिए, तो सबसे अच्छी बात हुई, एकाएक लगा कि कोई बिहार बदलने के लिए, और हम लोग तो उसी भय भूख भ्रष्टाचार में जिंदगी काट रहे थे, उसी में थे। लगता था कि कोई ऐसा कुछ चमत्कार हो, कोई व्यक्ति आए तो इस बिहार को गरीबी, पलायन और यहाँ के भ्रष्टाचार, यहाँ की शिक्षा, इस सब को ऊपर ले जाने, इस दलदल में फंसे हुए बिहार को कोई निकालने वाला व्यक्ति का अवतार होता, कोई आता। तो हमको लगा कि जब उन्होंने ऐलान किया कि भितहरवा से जब उन्होंने पदयात्रा प्रारंभ किया, तो उसी से इंस्पायर हुए, और उनके पहले ही से इंस्पायर थे। और जब उन्होंने शुरू किया तो हमने पार्टी छोड़ी, सीपीआई छोड़ा, और पार्टी छोड़ने के बाद उसी दिन से मन बना लिया कि इस पार्टी में जुड़ेंगे। लेकिन कुछ उस समय कुछ ज़्यादा ही एंगेजमेंट के कारण हम, इच्छा हमारी थी कि उनके साथ पैदल चलें भितहरवा से। लेकिन जब हमारे वो मधुबनी में इनकी घुंघरडिया में थे, तो जाकर के मैं मिला उनसे व्यक्तिगत तौर पर, और पार्टी की सदस्यता ली, और लगा कि यह व्यक्ति इस बिहार के बदलने के मुहिम में जब अकेला आदमी जिद ठान सकता है, तो हम उसका साथ क्यों नहीं दे सकते हैं, और कम से कम पीछे तो खड़े होकर के उसके अनुयायी के रूप में तो रहें, और इस बिहार के बदलने में एक तिनका ही सही। और कहा जाता है कि रामायण में, आपको बता रहे हैं कि हिंदू मैथोलॉजी है, रामायण में भगवान राम जब श्वेत बांध रामेश्वरम बना रहे थे, तो देखे वहां के लोग बड़े बड़े, उसमें उस समय के इंजीनियर लगे हुए थे, नल नील उनका नाम था।
तो देखे कि जो एक गिलहरी छोटा सा कंकर उठाती है और जाकर के उस बांध में गिराती है, तो बड़ा आश्चर्य लगा। तो लोग हंसने लगे कि तुमसे क्या पार लगेगा। तो कहे कि हमसे एक ही कंकर का होगा, लेकिन हमारी जितनी औकात है उतनी औकात से तो हम लगे हैं। तो वही हम भी उस गिलहरी के समान है। और जय श्री राम का नारा कुछ पार्टियां हमारे यहाँ देती है। उद्धार, राम का मतलब है उद्धारक, जो असत्य पर सत्य की जीत दिलाए, तभी ना हम उद्धार होंगे। तो एक उद्धारक भगवान राम को कहा जाता है। और प्रशांत किशोर बिहार का उद्धारक है, इसलिए बिहार का राम है। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। फिर बाद में आप नहीं क्या बात करते हैं आप? हाँ, बहुत बड़ा। हाँ, बिहार का राम। मैं बिहार का राम का संज्ञा देता हूँ। यस। और भाजपा वो चीज को निकाल के महाभारत का श्री कृष्ण है, जिसने गांडी छोड़ दिए थे अपना धनुष, अर्जुन उठवाया। और हम लोग वो तो सारथी हैं और उनके पीछे प्रशांत किशोर की सेना हम लोग लगे हुए हैं, जो इस बिहार के उनके बदलने के मुहिम में हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, पैर पीछे नहीं होने देंगे। चुनाव अलग मुद्दा है, और अगर उनकी जिद है तो उस जिद में मैं भी शामिल हूं, और उनकी जिद को बरकरार रखने में जितना भी हमसे संभव होगा वो मैं करूं। क्या लग रहा है कितनी कामयाबी मिलेगी कुछ? और दूसरी बात हम आपको बता, दूसरा प्रश्न था कि बहुत शॉर्ट टाइम था, जुमा 4 दिन हुआ है। आप देखिए, आप अनुभव कीजिए, 3 साल पहले, बितिहरवा से 2.5 साल 3 साल पहले शुरू किए थे। और जब शुरू किए थे तो लोग कहा था कि ऐसे ही आता है, लोग विदा चला जाता है, तिरंगा लेकर चलता है। उस व्यक्ति का आप जिद देखिए कि उन्होंने एकला चलो की राह पर चले, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, और आज तक कभी पीछे नहीं लौटा। कितने बड़ी बड़ी बाधाएं भी आई, लेकिन कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा, और बढ़ते गए, कारवां बनता गया। और 1 साल की पार्टी है, ये आपको भी मानना होगा। 1 साल की पार्टी और बिहार में एक विकल्प के रूप में खड़ी है, और बिहार के लोग यह मानने के लिए तैयार है, नहीं भाई दम तो है इस पार्टी में। आप जनरल बात, आप तो पत्रकार है, आप तो सुनते हुए कि नहीं भाई प्रशांत किशोर का तो भविष्य, इतना तो बोलता है कि भविष्य तय है। और इन्होंने इस 78 सालों में ये राजनीतिक पार्टियां बिहार को इतना लूटा है, इतना खसोटा है इसको, कि बिहार हमारा 28वां पोजीशन पर खड़ा है। थोड़ी सी भी दया नहीं है। और अभी हाल देखिए कि बिहार का क्या, क्यों बिहार के लोग कहता है कि हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, हम 4 किलो अनाज दे रहे हैं, 12,000 ट्रेन का घोषणा किया। अभी आप देखिए, सारा हम लोग घर बैठे वीडियो देखते हैं, कोई ट्रेन से कट रहा है, कोई गिर रहा है, कोई 12,000 ट्रेनों की घोषणा हुई। और अभी देखिए बिहारियों की क्या दुर्दशा है। 72 घंटा से स्टेशन पर कतारबद्ध होकर के खड़ा है, इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में, बदहाली में खड़ा है स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन नहीं मिल रहा है, बोरे की तरह ठूस ठूस करके। एक जो रेलवे के टीटी हैं, उनका आज हमने देखा एक वीडियो, तो बड़ा आश्चर्य लगा कि उनको दिल्ली से पटना आना था ट्रेन लेकर के, और उनको जगह नहीं मिली। तो बड़ी विडंबना है कि लोग 39 सीटें हम लोग देते हैं, और बिहार के लिए सम्मान के नाम पर नगण्य है। कितनी बड़ी बात है, यहाँ से 39 सांसद हम देते हैं। है इस मामले में, क्योंकि जब हम 39 MP को जिता करके भेजते हैं, उसके बावजूद अगर हालात नहीं बदल रहे हैं, और फिर जब चुनाव होता है, फिर हम उसी रेस में वोट कर देते हैं, तो क्या लगता है? इसका सबसे बड़ा कारण है सत्ता लोलुपता। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इतने सत्ता के लिए इतने भूखे बैठे हैं कि उनको क्या मतलब है। उनको तो अपना पद मिल गया, फिर लोक आएंगे, इलेक्शन आया है, फिर लोक लुभावन ये कर देंगे, वो कर देंगे, जनता का वोट ठगेंगे, सत्ता पर काबिज होंगे,
और फिर भूल जाएंगे उस जनता को जिन्होंने उनको बनाया है। आप देख लीजिए 39 सांसद है, हमारे सरकार हमारे दम पर, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार चलती है हमारे दम पर। आज 39 MP खाली वहां अनशन कर दे कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दो, नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। हमारे यहाँ हमारे राज्य को विशेष अनुदान दो, नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। खाली वहां संसद में हल्ला करे 39 एक साथ मिल करके, तो हिम्मत नहीं है सरकार की कि नकार देगा। आप हमारे यहाँ का वोट लेते हैं और फैक्ट्री खोलते हैं गुजरात में। आप देख लीजिए, एक कम समय में एक बड़ी बात आपको हम बता रहे हैं। अभी गुजरात में अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन का ट्रैक बन रहा है। शायद वो 2022 में शुरू होने वाला था, फिर 23, फिर 24, 25 हो गया। हाँ, अब शायद 26। वही उसका मूल कारण है कि पैसे का इंतजाम। पैसा तो है नहीं, आप तो सारा लूट करके अपना अपना खजाना भर रहे हैं, तो देश का तो खजाना आप खाली कर रहे हैं। लोग जो समझे, कर्ज भी बहुत ले रहे हैं और बता रहे हैं ना 10,000 करोड़ रुपया जैसा, 10 लाख नहीं ज्यादा है, 10 लाख करोड़ रुपया लाखों में होगा, हजार में तो कुछ है हजार ही नहीं 10 लाख हजार करोड़ रुपया शायद हम लोग उस ट्रैक के लिए। वर्ल्ड बैंक से पूरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला कोई देश है तो भारत है। तो हमको लगता है एग्जैक्ट हमको फिगर नहीं मालूम है, भूल रहे हैं, विस्मृत हो रहा है। तो अभी जो कर्जा लिया जा रहा है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए अहमदाबाद टू मुंबई, तो वो चलेगी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, मैक्सिमम पार्ट गुजरात में, अहमदाबाद टू मुंबई। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ के लोग कितने निरे ठगे जा रहे हैं। वो जो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जा रहा है या जापान सरकार जो वो लोन दे रही है, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो प्रत्येक व्यक्ति पर 24 लाख रुपया पड़ेगा और हमसे भी वसूला जाएगा टैक्स में अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्येक व्यक्ति को उस कर्ज 24 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति से वसूला जाएगा। और ट्रेन चलेगी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। हो सकता है मोदी जी 15 लाख दे देंगे तो 14 लाख देना पड़े बस। और आप देख लीजिए 2014 में ये आदमी तो कितना जुमला फेंकते हैं, आश्चर्य है। प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हैं, हम इतने न्यूसेंस आदमी नहीं है कि हम उनके लिए कुछ गलत बात बोले, लेकिन आदरणीय है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कम से कम नेताओं को झूठ से बचना चाहिए। बिल्कुल। और हमेशा यथार्थ के रूप में रहना चाहिए। और वह उस व्यक्ति को क्या आंकड़ा दिया जा रहा है, इतनी बड़ी, कहता है कि दुनिया के विश्व गुरु हैं, और मैंने पता नहीं कैसे ही संज्ञा दे दिया गया। झूठ का इतना बड़ा पुलिंदा बांधा उन लोगों ने, और फिर भी लोग यही कह रहे हैं पुल बन रहा है, पुल ढह रहा है। अब एक गांव है गुजरात में धुलेरा, उसका जानते हैं कि उस गांव अभी बसा नहीं है, और उसका बजट है, माने उस गांव को बसाने में करीब हमको लगता है कि 98 लाख करोड़ रुपया उसका बजट है। ये गांव का बजट? एक गांव का है 98 लाख करोड़। हाँ, सॉरी 98,000 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़, सॉरी। तो फिर भी और बिहार लगता है बिहार का बजट जो है, बिहार का बजट है 3 लाख करोड़। सोच करके देखिए, तो मतलब 3 गांव में हमारा बिहार चल रहा है। आप अंदाज कर लीजिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर भी बिहारियों को 4 किलो अनाज पर संतुष्टि है। कितनी बड़ी विडंबना है बिहारियों के साथ। हम ट्रेन में ठुसा के जा रहे हैं, हम गिर रहे हैं, मर रहे हैं। को ट्रैप कर दिया गया, क्या लगता है ये जो चीज, क्योंकि बार बार हम लोग कहते हैं, कई बार विपक्ष इल्जाम लगाता है कि भाई ईवीएम हैक किया गया। ऐसा लगता है कि जैसे माइंड हैक। देखिए सब कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं। कहा जाता है कि किसी सत्ता पर अगर काबिज होना है, किसी समाज पर काबिज होना है, या किसी स्टेट पर, किसी देश पर कब्जा करना है, तो सबसे पहले उसके ज्ञान का जो स्रोत है उसको खत्म कर दो। तो हमारे यहाँ, हमारे राज्य में सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था, जहाँ ज्ञान का दीपक जलता था कभी, और विश्व के लोग हमारे यहाँ से शिक्षा लेने के लिए बिहार आते थे, नालंदा और तक्षशिला और सारा विक्रमशिला में। तो आप समझ लीजिए कि उस सबों को नष्ट कर दिया गया, इसलिए कि न ज्ञान रहेगा,
न ये सोच पाएगा, वो तो न सवाल करेगा। तो सबसे पहले शिक्षा का अभाव कर दिया गया, सवाल करने का क्षमता ही नहीं है आप में, आपकी सोच को बदल दिया और यह बात आपके मन में डाल दिया कि तुम किसी लायक के नहीं हो, तुम मजदूर हो, तुमको घर बैठे हम 4 किलो अनाज देंगे हर महीना फ्री में, तुम खाओ, मेरा गुण गाओ, झंडा उठाओ, नारा लगाओ। एक माइंडसेट कर दिया गया बड़ी कि भाई आप जाके गुजरात में आपको काम करना है, आपको दिल्ली में काम करना है, सूरत के आप सबसे बड़े कहा सकता है कि मजदूर होंगे जी, पंजाब में जाके आप खेती करेंगे, बिहार में नहीं कर सकेंगे। एक पूरी तरीके से माइंड को ट्रैप कर दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं कि बिहार का जो मजदूर है वो देश का सबसे बढ़िया मजदूर है। शर्म नहीं लगता है उन लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को, अपने परिवेश के लोगों को मजदूर की संज्ञा कहते हैं। इन्हीं लोगों के चलते हिम्मत हुआ ना वो रेड्डी का, जो कह दिया कि बिहार के डीएनए से तेलंगाना का डीएनए बढ़िया है। क्यों कहा? जब हम अपने घर के लोगों का बुराई करते हैं तो निश्चित रूप से बाहर के लोगों को उसके बारे में बुरा कहने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। यही स्थिति है कि हमारे यहाँ के लोग जो बड़े बड़े शीर्षस्थ नेता हैं, पहले बिहारियों को के बारे में गलत बात बोले, बिहार सारा देश ठप हो जाएगा। अरे भाई तुम मजदूर हो, इसलिए कह रहा है कि तुमको मजदूरी तुम नहीं करोगे तो हमारा काम कौन कर देगा। और हम लोग यहाँ बड़ी शान से कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। और आप चले जाइए गुजरात, एक गुजराती 1000 बिहारी पर भारी, मैं तो 1 लाख पे भी भारी हो। यस। बात करेंगे, चूंकि मधुबनी में आप प्रत्याशी बनाए गए हैं जनस्वराज, जी। किस विजन के साथ आप आ रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका पैमाना बहुत ऊपर तक है, बता आप उसमें आए हैं, कैसे क्या हो? देखिए, हम तो उस पैमाने के लोग नहीं हैं, हम तो आम आदमी के बीच, गरीब आदमी के बीच के व्यक्ति हैं। और न व्यापार है न नौकरी है, तो लोगों के साथ रहते हैं, उन्हीं का दिया हुआ जैसे तैसे काम करते हैं उन्हीं के साथ। तो सबसे बड़ी बात है कि दो या जिनका भी तथाकथित आपने कहा है बड़े लोग हैं, ठीक है, आदरणीय है, न कहीं हम लूट कर लाए हैं, न कहीं बहुत पैतृक संपत्ति ही है, चलते हैं, जीवन चलता है और आर्थिक रूप से बहुत निम्नता है। फिर भी आपको हम कहते हैं, आपने विजन हमारा पूछा है, तो देखिए कि हमारे यहाँ जितने भी नेता हुए, जितनी भी पार्टियां सत्ता में हुई, कांग्रेस जब तक 45 वर्ष तक थी तो हमारे यहाँ के जो कमोबेश उद्योग थे, चीनी मिल थी, अशोक पेपर मिल था, जूट मिल था मुक्तापुर में, उसके बाद पंडोल सूता मिल था, ये सब चलती थी, काम होता था, लोग इसमें एम्प्लॉय थे। लेकिन जब सत्ता बदली, जो तथाकथित समाजवादियों के हाथ में गई, तथाकथित जो कितने समाजवादी थे वो तो वक्त की बात है, और एक ही व्यक्ति इस देश में, इस राज्य में एक ही व्यक्ति बढ़िया विजन लेकर के लाया और श्रद्धेय पूजनीय और उससे बड़ा विजन, समाज को एक रूप में चलने के लिए, सामाजिक न्याय के पुरोधा बनते हैं लोग, और सामाजिक न्याय के जो अभी पुरोधा, तो असली मायने में सामाजिक न्याय को जमीन तक उतारने के लिए हमारे श्रद्धेय पूजनीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जो मुहिम चलाए थे, बहुत दिन तक वो नहीं रह सके हम लोगों के बीच में। उसके बाद उनके नाम पर उनकी ब्रांडिंग करके अपना सत्ता चलाने वालों ने जब इस राज्य की सत्ता को संभाली तो सबसे पहले मधुबनी मिथिलांचल के उद्योग को नष्ट कर दिया गया और हमारा लोहट, रैयाम, सकरी तीनों बंद हो गया, चीनी मिले, अशोक पेपर मिल बंद हो गया, पंडोल का सूता मिल खत्म हो गया, जूट मिल पहले ही बंद हो गया, रोजगार परक जितने भी साधन थे खत्म हो गए। और तीसरी बात, ठीक है बंद हो गया, सरकार का अपनी नीति थी, अब नई चीज डेवलप नहीं हो पाई, बता रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ 2 चीज के लिए जाना जाता था, मिथिला पेंटिंग, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जितवारपुर तक आई थी, और यह श्रेय उनको जाता है कि हमारे मधुबनी पेंटिंग को, मिथिला पेंटिंग को एक ऊंचाई तक ले जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान। इंदिरा गांधी
आपको याद है हाँ, एकदम एकदम याद है। अच्छा। ये तो मरी है, वो 84 में डेथ की है। और हम कॉलेज में थे उस समय, और जितवारपुर आई थी, और स्वर्गीय सीता देवी को गले से मिल करके और कहा था कि हम भले ही नेहरू की बेटी हैं लेकिन तुम हमारी सहेली है। और हाँ, पद्मश्री सीता देवी का उनके घर आना जाना था। आप आज भी हम लोगों के नज़दीकी हैं, बहुत फैमिली रिलेशन है। और वो वहाँ तक आई थी तो इतना डाउन टू अर्थ भी थी वो। और यहाँ और एक मिथिला पेंटिंग को एक ऊंचाई तक श्रीमती गांधी ले गई थी। उसके उनके बाद उसको देखने वाला कोई नहीं हुआ। हमारे यहाँ हर घर में मिथिला पेंटिंग बनता है। यहाँ की महिलाओं का एकमात्र अपने फुर्सत के जन्म के बाद सबसे पहली कोई कला अगर लोगों को आ रही है तो वो मिथिला पेंटिंग है। लेकिन उसको वो जोन नहीं मिल पाया। अरे जूम बाजार नहीं मिल पाया। आज भी वो जो घर में बनाती है, आप जाइएगा तो उत्सुकता से जरूर वो कलाकार देखता है कि यह व्यक्ति आया है मिथिला पेंटिंग देखने, काश हमसे एक खरीद लेता। क्योंकि उसका रोजी रोटी निर्भर है, उसका परिवार चलता है उस पर। पहली बात तो ये है कि मिथिला पेंटिंग को एक जो नया धरातल मिलना चाहिए वो आज तक किसी भी नेताओं ने नहीं दिलाया। और ये पद्मश्री और झूठ का पुरस्कार श्री दे करके हर साल जो है बस वही है कि कला के क्षेत्र में एक सम्मान दे करके। जिसको आप सम्मान दे रहे हैं उसकी आर्थिक स्थिति पूछिए। मैं मिला हूं ऐसे लोगों से जिन्हें पद्मश्री दिया गया है और वो तरस रही हैं कि भाई हमसे पेंटिंग खरीदा जाए। एकदम नेचुरल है। अभी नीता अंबानी, अभी हमारे यहाँ की जितवारपुर की पद्मश्री हैं, नीता अंबानी के साथ फोटो देखा। लेकिन ठीक है, फोटो खिंचवा ली, गले मिल ली, आज भी उनका हाल वैसे ही हो है ही। अब चलिए हमारे साथ, आर्थिक स्थिति उनकी देखिए। मिथिला पेंटिंग का क्या सम्मान हुआ। लोग मिथिला राज्य के लिए करते हैं। हम भी मिथिला से हैं, हम भी जोर लगाते हैं, मिथिला मैथिली के लिए लड़ते हैं। लेकिन और हमको उस मिथिला मैथिली के लिए 2 पुरस्कार भी, मिथिला विभूषण और मिथिला रत्न का भी पुरस्कार मिला हुआ है। और अब चलिए उस मिथिला मैथिली की उस बेटी, हम लोगों की माँ, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। बड़ी दया आती है, बड़ा अपना मन में एक भावना जगता है, अरे क्या यहाँ का राजनेता क्या कर पाया। पहली बात। दूसरी बात है कि आप देखिएगा, आप लोग बहुत बच्चे थे, आप पिताजी से पूछिएगा या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम लोग जब सुबह में 3 बजे सुबह में उठते थे दौड़ने के लिए घर, और इधर ही दौड़ते थे मधुबनी की तरफ। तो जब दौड़ते थे ना, तो जिस मैंने जैसे अपने घर से दौड़े तो हमारे जो अंसारी बिरादर लोगों का मोहल्ला था, तो उससे जब गुजरते थे तो खटर खुटर लहरियागंज जो गुजरते थे ना, तो खटर खुटर की आवाज, बड़ी उत्सुकता होती थी। लोग कहता था कि कपड़ा, हाँ क्या हो रहा है, कपड़ा बुनाता है। तो जाते थे देखने, तो देखते थे कि हमारे बुनकर भाई लोग कपड़ा बुनते थे, हैंडलूम, हथकरघा। आज तो वो भी खत्म है। वही चीज बता रहे हैं आप। और वह मधुबनी का खादी देश स्तर पर, हमारे प्रधानमंत्री वगैरह जो थे, मधुबनी खादी मंगा करके, दुसुत्ती यहाँ का नाम ही था। हम लोग भी जो पहनते हैं दुसुत्ती, उस समय, अब तो साउथ से आता है, सब आंध्र प्रदेश का माल रहता है। अभी भी कुछ जगह पर बुहारा में बनता है। हाँ, हालांकि मैं उनकी भी स्थिति देख करके आया हूँ। देखे होइएगा। मुझे लगा कि मतलब उसकी कीमत जो आम कपड़े होते हैं उससे भी बहुत कम है। और इन्हीं कपड़ों को मैंने बड़े मॉल में भी जाके देखा। सही बात है। उसकी प्राइसिंग को देखिए, खादी लगा करके इसको खादी को एक नाम दे करके, मधुबनी खादी के नाम पर माफियों का राज चलता है। आप चलिए, बड़े बड़े माफिया हैं, उनको भी जानते हैं, नाम नहीं हम लेंगे, जो खादी के नाम पर सरकारी पैसों का दुरुपयोग करते हैं और लूट रहा है इस खादी बोर्ड को। खादी भंडार को सबसे पहले खत्म कर दिया गया। कपसिया जान रहे हैं आप, कपसिया एक जगह है लोहा के बगल में, वहां खादी भंडार हुआ करता था और पूरे भारत में वो कपसिया फेमस था।
कि वहाँ का जो धोती होता था, लोग मिल का धोती नहीं पहनता था। पावरलूम छोड़ दीजिए, मिल का, बड़े बड़े मिल का धोती, उस धोती के आगे में जो हाथ से बुनाता था वो फेल रहता था। 100 नंबर धोती वो बनता था वहां पर। आप अंदाज कर लीजिए कि कितना बढ़िया कारीगर था वहां। और एक मुट्ठी में वह धोती आता था, 7.5 हाथ की धोती एक मुट्ठी में आता था। और वो धोती बाहर जाती थी, लोग बड़े बड़े नेता पहनते थे। सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं रहा, उसको बर्बाद कर दिया गया। और एक मधुबनी में एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन था, वो बाजार उपलब्ध, आज भी उपलब्ध है। आज भी सरकार अगर ध्यान देती तो पुनः यह चलता। हमारे विडंबना है कि हमारे यहाँ 2 उद्योग मंत्री मधुबनी जिला में हुए। हमारे समीर बाबू, फिर हमारे आदरणीय समीर भाई, और हमारे मुख्यमंत्री के सुपुत्र आदरणीय नीतीश मिश्रा जी आज भी उद्योग मंत्री हैं निवर्तमान। कभी मधुबनी खादी के प्रति उनका कोई लगाव नहीं रहा, कुछ नहीं। बड़ा क्या फीलिंग था उन लोगों का पता नहीं। और यहाँ से विनिष्ट कर दिया गया। हमारे बुनकर भाई बेरोजगार होकर के रह गए, अन्य काम करते हैं, खोमचा लगाते हैं। हम देखते हैं कि जो कपड़ा बुनते थे वो आज रजाई में सिलाई का काम करते हैं। बड़ा दुख होता है देख करके। और आज भी अगर खादी तो यहाँ स्टार्ट एक रोजगार का एक बहुत बड़ा, आपको लगता है कि आज भी ये सब कुछ किया जा सकता है? बाजार है उसका, आज भी खादी के प्रति पहनते हैं लोग निश्चित। क्योंकि मैंने देखा है जो भी लोग जो समाज में कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं या बड़े लोग हैं, उनका ये शौक है कि भाई वो खादी पहने। बड़े बाहर के लोग भी कहते हैं कि भाई खादी। देखिए खादी का अभाव हुआ। खादी क्या है? अभी जो आप 1200, 1500, 2500 तक का लिनन पहनते हैं वो क्या है? वो खादी है। लिनन क्या है? हम इजिप्ट से सूत मंगाते हैं, सूता मंगाते हैं, यहाँ बुन लेते हैं, उसको लिनन का नाम देते हैं। वो क्या है? वो मधुबनी का खादी है, वही लिनन है। लिनन भी उतना शुद्ध नहीं होगा जितना मधुबनी का खादी है। और जो मजा मधुबनी खादी पहनने में देता है, दुनिया का कोई भी कपड़ा, हम ये चैलेंज करते हैं। बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं आपको कि हम एकदम आपको चुनौती देते हैं कि कोई भी मिल का कपड़ा, कितना बड़ा भी उद्योगपति का मिल से निकला हुआ कपड़ा, और वहां पर मधुबनी खादी को रख दिया जाए तो मधुबनी खादी के आगे में वो सब फीका है। लोग बड़ी चाव से पहनते हैं खादी। और यहाँ से लेकर के पूरे देश स्तर पर मधुबनी खादी नामी था, अभी भी नामी होगा। तो और सबसे बड़ी बात होगी कि रोजगार का एक बहुत बड़ा काम होगा। यहाँ रोजगार सृजन का जो यहाँ स्थिति होगी वो बहुत बड़ी बात होगी। और लोग अगर उससे जुड़ जाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, कपड़ा बुनाई का काम वो नहीं जानती है। हमारी जो अभी वर्तमान पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, खादी में इंटरेस्ट खत्म हो गया उसका। हाँ, इंटरेस्ट खत्म, इसलिए कि उसका बाजार नहीं है। जब साइड हो जाती है तो फिर लगता है कि है नहीं। लेकिन अगर जागरूकता फैलाई जाए और कुछ पुराने लोग हैं उनके साथ मिल करके काम किया जाए इस पर सिरे से, तो निश्चित रूप से हर घर खादी लगेगा। अब तो आधुनिकीकरण हो गया, पावरलूम आ गया, कपड़ा बुनाई का तरीका वही है। और इसी कड़ी में आपको दूसरी बात बता रहे हैं कि एक दिन क्षेत्र भवन के क्रम में हम गए बेलाही, मैंने शाहपुर के बाद बेलाही है। एक ठाकुर जी हैं, तो उनसे बातचीत हो रही थी, अपने लिए कह रहे थे। तो कहे कि देखिए क्या हम नेताओं पर विश्वास करें और क्या उनकी बात को माने, और क्या उनकी बात को सब आता है ठग के चला जाता है। बड़ा विमुख है राजनीति से, हम नहीं सुनना चाहते हैं। पहले तो उन्होंने झटका दिया हमको, फिर बोले कि बैठिए। जब उनकी समस्या हम सुनने लगे तो कहे कि क्या हम बेरोजगार बैठे हुए हैं घर पर, गाय पालते हैं, दूध बेचते हैं, उसी से जीविका चलती है हमारी। कुछ जमीनें हैं किराए में दिए हुए हैं, तो कुछ लोग उससे भी हमारा गुजर बसर होता है। उनके पहले क्या करते थे? तो कहे कि अपना मिल अथी था, कपड़ा बुनने का कारखाना था। हमको जमीन पर गिरे कि बाप रे, कारखाने का मालिक हमसे ऐसे कह रहा है कि एक शाम खाते हैं एक शाम झकते हैं। तो कहे कहाँ था? तो कहा चलिए दिखाते हैं। हम भी उत्सुकतावश चले गए और हम आपसे आग्रह कर निमंत्रण देते हैं,
हमारे साथ हो या आप अकेले बिलाही चले जाइए। एक बढ़िया चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं। और बिलाही चले जाइए, ठीक सरहद चौक से 10 कदम पेट्रोल पंप के पास आगे बढ़िएगा तो पूछिएगा कि ठाकुर जी का जहाँ कपड़ा बुनाई होता था वो जगह कहाँ है। अब जाइएगा उनके यहाँ, एक बड़ा सा देखिएगा कि किसी उद्धारक का बाट जो रहा है। हमको लगता है कि 2 एकड़ में 2 एकड़ में उनका विस्तृत जगह फैला हुआ है, रहते भी अब उसी में है वो भी। और हमको लगता है कि 10-15 कट्ठे में एक शेड दिया हुआ है, शेड बने ऊपर पक्का है। और जो हम अंदर गए तो वहाँ जो लत्ती है बेल पौधे का वो लतरा हुआ मिला, जो छत फाड़ के नीचे आया हुआ था, उसको हटाए वो, तब हमको ले गए वहाँ। कहे देखियो, हमको बैतली में बोले कि देखियो हमारे सेट की रहे। तो हम देखे कि वहाँ की 20 मशीनें कपड़ा बुनाई की जंग खा रही है आज भी। चलिए हमारे साथ, उसको तुरंत स्टार्ट किया जा सकता है अगर पूंजी दिया जाए उसमें। पूंजी के अभाव में वो बंद पर आज भी स्टार्ट हो सकता है। 2007 तक वो चला है। अच्छा। और उस व्यक्ति, हम कहे कि आप क्यों बंद कर दिए, तो कहे कि हमको पूंजी का अभाव हो गया इसलिए बंद कर दिए। तो हम कहे बैंक से कोशिश नहीं किए, तो कहा कि बैंक से लोन के चक्कर में हमारा कई जोड़ी चप्पल किया गया। बैंक हमको क्यों लोन देगी? बैंक उसको लोन देगी जो लोन लेके भाग जाएगा, जो कभी नहीं देगा। हमको लोन नहीं दी बैंक। चप्पल कई जोड़ी बुआ हमारा किया गया मुखिया जी, हमको लोन नहीं दी। और हमारा यह सारा कारोबार ठप हो गया। हमको सूता लाने तक का पैसा नहीं है, क्योंकि जब हम कपड़ा बनाते हैं तो बाजार में हमको क्रेडिट भी देना पड़ता है। तो समय पर हमको वो पैसा आया नहीं और इधर सूता हमको घट गया। और सारे A to Z मशीन, माने हस्तकरघा भी और ये मशीन भी, पावर लूम भी और हैंडलूम भी, दोनों तरह की मशीनें वहाँ। कपड़ा रंगाई से लेकर के, कपड़ा बुनाई से लेकर के कपड़ा रंगाई तक, सूत काटने से लेकर के रुई बनाने तक का सारा कुछ उसके पास। तो वो आदमी 3 वक्त खा नहीं पा रहा है। और वो व्यक्ति को अभी ठीक से भोजन का अभाव है, निम्न स्तर का जिंदगी जी रहा है। ठीक है, वो अपने मेहनत के बल पर कमा खा रहा है, जी रहा है, लेकिन आपको हम ले चलेंगे, कोई स्टैंडर्ड नहीं है लाइफ का। और लगता है कि बुद्धि हवेली है। और हम पूछे कि कैसे, कितना में स्टार्ट होगा, तो कहा कि अगर 25 लाख से 30 लाख रुपया हमारे पास हो जाए तो फिर रनिंग में हम ला देंगे। दूसरी बात कहा वो कि 200 एक शिफ्ट में, 2 शिफ्ट हम चलाएंगे, एक शिफ्ट में कंप्लीट 200 व्यक्तियों को रोजगार देंगे। 200 व्यक्तियों को रोजगार देंगे। 2 शिफ्ट चलाएंगे, 400 व्यक्ति को रोजगार देंगे। और कैसे कैसे हमको बताया रोजगार का साधन हम आपको बता रहे हैं। 400 व्यक्ति को रोजगार देंगे। और जब हम कपड़ा उत्पादन करेंगे तो हमारे साथ रोजगार मिलेगा। कपड़ा यहाँ से बाजार तक पहुँचाने वाले उस गाड़ी वाले को, उस ले जाने वाले व्यक्ति को, उस दुकानदार को, कपड़ा बेचने वाले तक को, ये होलसेलर को, रिटेलर को, सबको बेनिफिट होगा। और मैं 15 रुपये से लेकर, आज भी कितनी भी महंगाई हो गई है, मैं 15 रुपये से लेकर 25 रुपये तक मीटर में मैं जो कपड़ा बुन करके दूंगा, चैलेंज किया हमको, वो आप 2000 मीटर कपड़ा, रुपये मीटर कपड़ा नहीं, लिनेन आप पहनना भूल जाइएगा, हम जो कपड़ा पहन करके बुन करके देंगे। आप समझ लीजिए। मुझे लगता है कि सरकार 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे तो 1 साल में पूरा पैसा निकल जाएगा और उतना ही सस्ते दर पर कपड़ा मिलेगा। आज भी बताएं कि महादलित टोलों में कपड़ों का अभाव है। 15-20 रुपए में मीटर बोला कि हम आज भी बेच सकते हैं, आज भी बाजार है। और फिर भी हम बेनिफिट में रहेंगे, फिर भी हम लाभ कमाएंगे। हमारा परिवार ही नहीं, कम से कम 500 से 700 व्यक्ति को रोजगार के साधन पर उनका घर चलवाएंगे, अच्छी स्थिति ला देंगे। लेकिन हमको देखने वाला कोई नहीं है। और हमको कुछ नहीं कहा, हमको ये भी नहीं कहा कि आप जीतिएगा तो आपको करना होगा। और हमारे साथ उस समय जो व्यक्ति थे वो हमको ये भी देखे होंगे, हम देखकर भावुक हो गए और बड़ा रोना आया वहाँ पर। बड़ी आवाज़ नहीं निकल रही थी हमारे मुंह से
कि पहले क्यों नहीं ये व्यक्ति हमसे मिला। अपनी जमीन बेच करके उसको स्टार्ट करने में कोई हर्जा नहीं है। उस व्यक्ति के सहायता में खड़ा होने का मतलब है कि समझिए कि हम एक समाज का निर्माण करेंगे, और यही स्थिति है। तो आप देख लीजिए कि क्या दो उद्योग मंत्री हमारे यहाँ कोशिश करेंगे कि वहां भी जाया जाएगा। जी जी एकदम। अनिल जी, चूंकि चुनाव का वक्त है और मुझे लगता है कि बस 14 दिन बचा हुआ है, कैसे देख रहे हैं मधुबनी के चुनाव को, और क्या विजन लेकर के आप हैं? क्या कुछ काम है, प्रमुखता क्या रहेगी, कैसे? क्योंकि जनता के लिए नई चीज़ भी है और आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज़ तो नहीं है। आप पॉलिटिक्स में रहे हैं, लेकिन उस पॉलिटिक्स में नहीं रहे, उतनी गंदी पॉलिटिक्स में नहीं रहे जो अब होने वाली। देखिए, हमारा मोटो है कि हम लोग जो अभी जूझ रहे हैं भय, भूख, भ्रष्टाचार से, तो सबसे बड़ा इसमें मुद्दा है, खा तो हम किसी तरह से लेते हैं, राह किसी भय से ही सही राह किसी तरह से ले लेते हैं, भूख किसी तरह कमा लेते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है कि आप घर से आप निकलिए और किसी भी सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, किसी भी कार्यालय में जाइए, वो जड़ तक है, सिस्टम है। हम बेशक आपके कैमरा पर कह रहे हैं, हम भी उसी सिस्टम के एक हिस्सा हैं, मुखिया हैं तो उसी सिस्टम के एक हिस्सा हैं। मजबूरी है हमारे साथ, करना पड़ेगा, नहीं तो डिफेम कीजिएगा, जेल जाइएगा। भ्रष्टाचार और बता रहे हैं एक सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, निश्चित मजबूरी में एकदम मजबूरी में करना पड़ता है, सिस्टम है। नहीं कीजिएगा आपको जेल जाना होगा, और जब भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। आपको तरह तरह से प्रताड़ना मिलेगी, आपको डिफेम किया जाएगा। और उसका मूर्त उदाहरण दे रहे हैं 2017 में, जब हम 2016 का चुनाव जीते थे नवंबर में, और ठीक फरवरी 2 या 3 फरवरी था हमारे यहाँ, जबकि हमारी संपत्ति डिक्लेयर्ड है, हमारा घर हमको पैतृक है, हम जो उसको रिनोवेट करा लिए हो, सब कुछ हमारा आईने की तरह साफ है। बैंक में अभी भी हमारे पास 50-60 हजार रुपया से ज्यादा नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, देखा नहीं है बहुत दिन से, उससे ज्यादा नहीं है। हमारी पत्नी के पास जो भी अपना एसेट है वो है। लेकिन 2017 में हमारे यहाँ विजिलेंस, एकाएक विजिलेंस हमारे यहाँ निगरानी छापा पड़ा, और 2017 में हमको निगरानी में ढकेल दिया गया उस केस में, आप समझ लीजिए। और हमको उस समय डीएसपी थे, तो जब हमारे यहाँ पूरा सर्च हुआ, एक एक चीज को, गद्दा तद्दा को फाड़ के देखा गया, सब कुछ एक एक चीज हमारे यहाँ उलट पुलट के देखा गया। बहुत कुछ सीज, हमारा सिर्फ कागज पत्तर मिला हमारे यहाँ। और जब हमारा जेब ढूंढा था, हमारा पेन टंगा हुआ था, तो 3-3.5 या 4200 रुपया निकला था। तो वो जो व्यक्ति था, जो हमारे डीएसपी थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कहा कि जो किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, और बहुत सॉरी हैं हम। और हाँ, और जो व्यक्ति थे, जब वो हमारे यहाँ एक हम पर झूठा मुकदमा उसी समय इंस्टेंट कर दिया गया कि इनके घर में अवैध हथियार। आप कहिए, जो अवैध हथियार रखेगा वो कार्टिज रखेगा कि नहीं? गोली तो रखेगा। हथियार अगर है तो गोली भी उसके साथ, नहीं तो बिना क्या करेगा, बजाना है। और एक वो भी खराब हथियार दे करके, वो तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, आर्मोर के यहाँ जांच होता है, सब कुछ होता है। वो हथियार भी उसी के साथ शो कर दिया गया। हमको एक और अलग केस में फंसा दिया गया, माने आर्म्स एक्ट भी लगा, विजिलेंस का एक केस हुआ, और 2 दिन के बाद हमारे ऊपर डीएम साहब केस करते हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का नतीजा है। 54 कितना मुकदमा हम लड़े हैं, और 54 कितना मुकदमा में जीत हासिल की है। आपके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, वैसे नहीं आर्थिक स्थिति इसकी, माने मेरा टूटा हुआ है, और हमारी जो आर्थिक स्थिति आज जर्जर है, माने लगभग 24 बार हम कोर्ट में खड़ा हुए, 24-25 बार कोर्ट डॉक में खड़े हुए होंगे, केस फेस किए होंगे। हमने कभी कोई नहीं दिखा सकता है कि हमने कभी पलट करके किसी पर केस किया। तो वो हथियार आपका नहीं था? नहीं, निश्चित नहीं था। हमारा रखा गया हमारे घर में, हमको जेल भेजने के लिए, फंसाने के लिए, और बाइज्जत हम बरी हुए हैं। और सभी
केसों में एक्यूटेड है आप कहीं 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 एकदम पूरा रिकॉर्ड साफ है मेरा। विजिलेंस खड़ा करके कहा कि नहीं भाई ये व्यक्ति को झूठा मुकदमा में फंसा। आप देखिएगा, हम कभी आपको दिखाएंगे, सब में लिखा हुआ है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, तथ्य की भूल। किसने किसने करवाया ये सब? हमारे विरोधियों ने करवाई। और एक्चुअल है क्या कि हम उस सिस्टम के खिलाफ हरदम, उस भ्रष्टाचार के सिस्टम के खिलाफ हम लड़ते आए, तो सारे लोग खफा रहते थे। लेकिन एक चीज साहब ने भी आप पे फायर किया। हाँ यस, उसमें गिरवर दयाल सिंह थे। आप जो जाहिर है वो चर्चित नाम है गिरवर दयाल सिंह का। और उन्होंने आदेश दे दिया कि इन पर एफआईआर कीजिए, और वीडियो हम पर एफआईआर की थी उस समय। अभी भी समझ से दोबारा हमारे यहाँ वही प्रखंड विकास पदाधिकारी आई है, लेकिन उनको बाई फोर्स वो करने के लिए नहीं, वो जानती थी कि यह व्यक्ति ऐसा नहीं है, लेकिन बाई फोर्स जिलाधिकारी का वो था, आदेश था, तो कैसे ये करती। तो एफआईआर हुआ हम पर, और उन सभी केसों में, सभी केसों में A to Z बाइज्जत। और आप देखिएगा, आपको आश्चर्य लगेगा, सभी में मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एक स्वर से हमको कोर्ट ने बरी किया है, सिर्फ यही लिख करके मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, माने तथ्य की भूल। लेकिन हमने जो जूझा इन 25 सालों में, जिन जिन केसों को, जितना हमारा आर्थिक क्षति हुआ वो तो कोई नहीं दे सकता है ना। सिर्फ ये मानसिक क्षति भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। बहुत परेशानी हमने झेला है, रात की नींद हराम हुई है, लेकिन हमने हमेशा डटकर मुकाबला किया। हम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमारे पीछे कोई है कि नहीं है, और डट के मुकाबला किया, हंस के किया है। सबसे पहले तो 2001 में ही सबसे हम पर हुआ कि उन्होंने 2006 में कि उन्होंने चुनाव ही गलत तरीके से जीता है, और 4.5 साल उस चुनाव, उस कोर्ट की प्रक्रिया को हमने, न्यायिक प्रक्रिया को झेला। उसके बाद लगातार हम पर के मुकदमे होते रहे, झेलता रहा, लेकिन हमने पलट करके कभी किसी पर और अगेंस्ट भी नहीं किया किसी का, न किसी पदाधिकारी। लेकिन ये बात हमको अगर सभी लोग लड़ने वाले समझते थे, और समझते थे कि ये सही लोग हैं, इसलिए सभी पदाधिकारियों का, वो पुलिस पदाधिकारी हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, जो वैसे व्यक्ति थे, जो ईमानदार व्यक्तियों का जो एक समूह आज भी प्रशासन में खड़ा है तो नगन, लेकिन जो लोग आज भी ईमानदार व्यक्ति हैं उसमें सबों ने माथा पर बिठाया। और आज के भी कभी मिलते हैं, बहुत सारे लोग रिटायर भी किए हुए हैं, और जो लोग आज भी उस प्रशासन में हैं और बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। और जब उन्होंने सुना है कि हमने विधानसभा में अपनी हम नामांकन किए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको हम कभी फोन पर दिखाएंगे कि कितने लोगों का बधाई है हम पर, और सारे लोग एक अच्छे नज़र से हमको देखते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि 1 घंटा होने को होगा, ये हो चुका होगा। जी। तो मैं बहुत कम वक्त में चाहूँगा कि क्या मधुबनी के लिए क्या 4-5 आपकी प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, मधुबनी विधानसभा में सबसे पहले है कि कोई भी सरकार आएगी, सड़कें बनाएंगी, यहाँ वही 4 किलो अनाज मिलेगा, वो सब बात आप हटा दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि जब आपका पेट भरेगा तब ज्ञान खुलेगा। 2 चीज यहाँ सबसे अहम मुद्दा है। एक है कि रोजगार का सृजन, यहाँ बेरोजगारी सबसे पहले दूर होनी चाहिए, और जब रोजगार का सृजन होगा तो पलायन स्वतः रुकेगा, और पलायन जब रुकेगा तो यहाँ जरूरत होगी अच्छी शिक्षा का। तो यहाँ शिक्षा का भी अलग जगाना है, और रोजगार सृजन के साथ साथ शिक्षा का अलग जगाना है। और प्रशांत जी का विजन ही है कि अगर आपको ज्ञान होगा तो कभी भूखे पेट सरस्वती की अगर कृपा होगी। और हम कहते हैं कि एक परिवार में अगर 4 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर सक्सेसफुल हो गया तो उस परिवार का, अपने पूरे खानदान का वो काया पलट कर देगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है शिक्षा और रोजगार, और रोजगार का सृजन करेंगे हम। सड़कें बनती रहेगी, बहुत सारे उसमें लोग हैं, उसके लिए चढ़ेंगे, अपना बना लेंगे। हाँ, बना लेंगे, और बनेगी सड़कें स्मार्ट। हम तो पहले ही कहें कि स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज चाहिए, और रोजगार
का सृजन हो जाएगा, अपने आप स्वतः पलायन रुक जाएगा, हमारा मैन पावर यहाँ पर रहेगा, अपने दम पर, इतनी मेहनती है हमारे लोग, समाज के लोग अपने दम पर रोजगार के नए नए आयाम खड़ा करेंगे, यहाँ रहेंगे, अपने उनके बच्चे की शिक्षा की गारंटी हम लोग करेंगे, अच्छी अच्छी स्कूल देंगे यहाँ उनकी। एक कार्ड आप लोग बांट रहे हैं, अक्सर जगह पे मैंने देखा है, गांव वगैरह मोहल्ले वगैरह में भी देख रहा हूँ, एटीएम कार्ड की तरह। महिलाएं कंफ्यूज भी है थोड़ी सी, उन्हें लग रहा है कोई एटीएम तो नहीं है कि पैसा निकलेगा, क्या है वो चीज, क्या है उसमें? उसमें 5 चीज है। जब हमारी सरकार बनेगी तो आज तक सरकार अपने जो भी राजनीतिक पार्टियां मैनिफेस्टो वो डालती है, बस वो उसी वहीं तक सीमित। हम बाजाप्ता मुहर देके गारंटी कार्ड दे रहे हैं, वो कार्ड गारंटी है 5 चीजों का। सबसे पहले 5 चीजें बता रहे हैं। सबसे पहले शिक्षा की गारंटी है, दूसरा है पलायन संबंधित जितने भी हमारे युवा 10-12 हजार की नौकरी करते हैं बाहर में, सबको वापस बुला के यहीं बुला करके उनको 10-12 हजार की नौकरी हो, रोजगार हो। सबको नौकरी भी देना संभव नहीं है, तो उनको कम से कम रोजगार, अपने पैर पर खड़ा होने के लिए अगर वो चाहत उनमें होगी तो आगे बढ़ेंगे, वो सीधी बात है। यही स्थिति है। तो इसकी गारंटी है कि आप लोग बदलेंगे? और महिलाओं का सबसे बड़ा हमारे यहाँ एक बात है, महिलाएं हमारे यहाँ एक समूह लोन लेती है, 24% वसूला जाता है उनसे। एक महिला अगर 1 लाख रुपया लोन लेती है, 1,24,000 देना तो नॉर्मल बैंक से भी ज्यादा, बैंक से ज्यादा है। लोग नहीं समझता है, तत्काल आया, आधार कार्ड दिया, लोन 24%, 24% है वो लोन। तो मुझे लगता है बैंक से 9%, 8% पे मिल नहीं, वो बैंक वही देती नहीं है, देती नहीं है, उसको बहुत सारा पेपर चाहिए। और हमारे यहाँ का सिविल मुझे लग रहा है हर महिला को मैं देखता हूँ इससे ग्रसित हर एक घर, वो मजबूरी है, 24% देती है। तो हमारी सरकार आएगी तो 4% साल में 1 लाख रुपया का सिंपल ब्याज, साधारण ब्याज 4% देना होगा। ये तय बात। क्या लग रहा है सरकार आएगी? पक्का आई। 243 सीट पर लड़ रहे हैं, सरकार बनाने की स्थिति में तो निश्चित रूप से हम आएंगे। और अगर नहीं रहता तो आप अभी सोशल मीडिया पर देख लीजिए, प्रशांत जी बता रहे हैं, अभी जो हमारे 3 उम्मीदवार हैं, वो उनको उठा लिया गया है। वो तो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने समर्थन दे दिया किसी और को, साइड हो गया पीछे। अब समझ लीजिए, खुशी खुशी जो टिकट लेगा, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, नहीं कमजोरी सही लड़ेगा तो मैदान में तो कम से कम स्टैंड खड़ा रहेगा, कुछ नहीं करे। एक का तो किडनैपिंग भी हो गया। किडनैप उनको इंस्टेंट हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के शिक्षा मंत्री अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, आप देखिए फोटो वायरल हो रहा है। उस बाई फोर्स, जबरदस्ती हमारे एक, मतलब आप कह रहे हैं कि इस मामले में गृह मंत्री जी इन्वॉल्व? यस यस यस, देश के गृह मंत्री, ये देश के गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री नए प्रत्याशी को उठा लेंगे। डर क्या कीजिएगा, प्रशांत किशोर का डर है, वो जनस्वराज का डर है। और सारे लोग, आप नहीं खड़ा हुई है, ये प्रेशर से पहले दाना आप पर आया कोई प्रेशर कहीं से? किसी ने कहा कि भैया मतलब चुनाव आ जाओ साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हम पर। समझ रहा है कि ये डरने वाला आदमी नहीं है पहले से। हाँ, ये सब जनता इसके साथ है, डरा सकता है, डर नहीं सकता है। हाँ, ये बात है। अभी आप देखिए, दानापुर में एक टिकट लेके गए, कल नॉमिनेशन होगा, और एकाएक गायब हो गए। तो लोग हल्ला हुआ कि वहाँ एक बहुत दबंग रीतलाल यादव हैं, उन्होंने किडनैप करा लिया। रीतलाल बाबू? हाँ, तो किडनैप करवा लिए हैं। जेल से भी? नहीं, उनके बारे में एक हवा उड़ी कि वही करा सकता है। लेकिन एक ही दिन बाद एक फोटो वायरल हुआ, देखिए इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी उनसे विड्रॉल भरवा रहे हैं। अब बताइए, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास इतना वक्त है ये सब काम करेंगे? यस, लगाइए पार्टी। इन लोगों का मोटो है कि चाहे कितना भी नीचे गिरना पड़े, सत्ता हाथ में आनी चाहिए। मलाई जो एक बार चाट लीजिएगा, उसका लोभ तो संवरण नहीं होगा आपसे। तो पहला काम क्या करेंगे अगर आप विधायक बन जाते हैं? देखिए, अगर हम विधायक, अब यहाँ की जनता हमको आशीर्वाद देती है। क्या लग रहा है, बन रहे हैं विधायक आप? हमको तो लग रहा है कि हम तो 100% श्योर है। बन रहा है कुछ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए, मधुबनी विधानसभा का एक परिदृश्य आपको बताते हैं कि यहाँ आरजेडी आज तक, राष्ट्रीय जनता दल, MY समीकरण कहती थी,
मुसलमानों को तो आज तक झुंझुना छोड़ के कुछ मिला नहीं। वोट सारा एक एक वोट ली राष्ट्रीय जनता दल, उनके बच्चे वो स्वयं वोट देने वाले और उनके बच्चे नारा लगाना, झंडा उठाना। अब देख लीजिए ना कि 18% आबादी मुसलमानों की है बिहार में, और उनको सीटें कितनी दी जाती है? 7, 8, उसमें भी 4-5 प्रतिनिधित्व करने आते हैं। मुसलमानों की हालत तो ये है, और उस MY समीकरण के बदौलत ही सत्ता में आना चाहते हैं। और बिहार की स्थिति ये रही कि आप देखिएगा पिछला इतिहास, तो देखिएगा कि कांग्रेस अगर 45 वर्ष तक यहाँ हुकूमत की, तो हुआ कि एक हिंदू के एक विशेष वर्ग और मुसलमानों का साथ जब कंबाइंड होकर के चला तो किसी को टिकने ही नहीं दिया। कुमुद जी कैसे जीतते आ गए? तो मुसलमान का कॉम्बिनेशन। कहते थे 52 मियाँ भाई भाई और जात कहाँ से आई। यस, यही नारा देता। आप समझ लीजिए कि जगन्नाथ मिश्र वो टोपी पहन करके और अवतारी करते थे सामने, तो ये संबंध था। और उस समय एक हस्ती थी, आप देख लीजिए मधुबनी की शफीकुल्लाह अंसारी साहब को, हमारे आदरणीय स्वर्गीय हन्नान अंसारी थे, तो कैसे जीता? हन्नान अंसारी बहुत बड़े हमारे नेम फेम के लीडर नहीं थे मधुबनी में, लेकिन टिकट अगर कांग्रेस विश्वास की तो हमारे सांसद, लोगों ने यकीन किया कहीं ना कहीं। हमारे भोगन जी को भोगी भगवान का दर्जा दिया यहाँ का लोगों ने, वही कॉम्बिनेशन था यहाँ। तो अगर इस कॉम्बिनेशन को भूलते हैं लोग, तो फिर 5 सालों के लिए उस जलालत की जिंदगी जीनी पड़ेगी जो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि 5 साल के बाद कोई सूरत दिखाने के लिए नहीं आता है? कुछ परिवार ऐसा स्पेशल है जिसको जोड़ करके रखा जाता है, समझता है कि इस परिवार को पकड़ के रखेंगे कि तो हमको वोट दिलाएगा। उन्हीं परिवारों को चुनिंदा, किसी आम जनता से कोई मतलब नहीं। सिस्टम हो गया है, ये ठेकेदारी सिस्टम हो गया है। लेकिन इस बार मधुबनी की जनता सजग है, हमको ऐसा लग रहा है, और इन सभी मान्यताओं को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है। आप ये विश्वास आप त्रिकोणीय मुकाबले में हैं। त्रिकोणीय कोई मुकाबला ही नहीं है किसी से, हम आपको आज बता रहे हैं। आप रिजल्ट देख लीजिएगा, हम कोई कोरा बड़ा दावा कर रहे हैं। बड़ा दावा कर रहे हैं, कहीं मुकाबला ही नहीं है। हाँ, कहीं मुकाबला नहीं है। आप देख लीजिएगा, आप रिजल्ट आने दीजिए, और आने दीजिए चुनाव नजदीक। हाँ, बहुत लोग बहुत पीछे छूट जाएंगे। चलिए 14 तारीख का हाँ, इंतजार आप कीजिए, और बहुत लोग पीछे छूट जाएंगे। इस बार मधुबनी की जनता मन बना ली है कि किसी का भी नहीं, अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए वोट करेगी, यह तय बात है। चलिए, तो ये हमारे साथ अनिल मिश्रा जी थे। बात बहुत लंबी हो सकती है, अभी तो मुझे लगता है कि इनके हिस्से का 10% ही बात हो सकी है, लेकिन चुनाव का वक्त है, इन्हें भी बहुत सारा काम है, और सिर्फ 14 दिन मिला है। इलेक्शन कमीशन ने भी इस बार ज़्यादा मेहरबानी नहीं दिखाई है इन लोगों के ऊपर, और किन पर मेहरबान है ये सब जानते हैं। खैर, ये सब वक्त बताएगा। 14 तारीख का इंतज़ार है। मधुबनी में 11 तारीख को चुनाव है। हम मधुबनी की जनता से इतना ज़रूर कहेंगे कि प्लीज़ वोट करिएगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि वोट करना आप तमाम लोगों का अधिकार है। इस मताधिकार का इस्तेमाल इसलिए भी कीजिए क्योंकि कल को जब आप सवाल पूछना चाहें तो आपके मन में कोई हिचक ना हो। आप ये कहिए कि हमने आपको वोट किया था। आप उस वक्त अपने नेता का कॉलर पकड़ करके ये कह सकते हैं कि भाई हमने आपको वोट दिया है, हमें अपना हिसाब चाहिए। तो हमारी आपसे अपील है कि प्लीज़ वोट करिए। अगर आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के, उससे कम के हैं तो ट्राई भी मत कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत और एक आखिरी मैसेज अगर आप कुछ मधुबनी वासियों को देना चाहें। मधुबनी वासियों को मैं यही निवेदन के साथ कहना चाहूँगा, आग्रह के साथ, कि बहुत दिनों तक आप वोट दिए, एक व्यक्ति को 4-4 बार, 3-3 बार, 2 बार आपने इस मधुबनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। तो एक बार जनस्वराज के हम प्रत्याशी हैं, स्कूल का बस्ता हमारा चुनाव चिन्ह है, एक बार उस पर बटन दबा करके एक बार हमको अपना नेतृत्व करने का मौका दीजिए, एक बार हमको सेवक बनाने का काम कीजिए। मैं आप यहाँ और ये 78 सालों में जो एक लोग कहता है विधायक है, उसका मायने बदल दूंगा, और मैं साबित कर दूंगा कि एक विधायक सही मायने में जनता का सेवक होता है, और मैं सेवक बन करके रहूंगा। और आपके हर समस्याओं को जड़ से मैं जानता हूं, मैं आप ही लोग के बीच का हूं, आपका बेटा हूं, इसलिए आपकी एक एक समस्याओं
के साथ मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, यही वादा और विश्वास है। एक बार हमको 5 साल के लिए मौका दीजिए। अगर मैं आपके विश्वास पर खड़ा नहीं उतरता हूं तो यही 5 साल ठगूंगा। उसके बाद इस 5 सालों में कॉलर्स गर्दन से हमको पकड़िएगा और उसके बाद कभी हम सूरत दिखाने के लिए नहीं आएंगे, और ये हम आपसे वादा करते हैं। चलिए, तो ये थी हमारी ख़ास मुलाकात अनिल मिश्रा जी के साथ। हमने एक अच्छी बातचीत की है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। फिर अगले पॉडकास्ट के अगले पार्ट में, अगले सीरीज़ में हम किसी और ख़ास मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए।